कभी कभी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रामा कोर्टरूम के अंदर नहीं बल्कि कोर्टरूम के एक सेंटेंस में छुपा होता है, एक लाइन जो पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव का डायरेक्शन चेंज कर देती है। और इस बार वो लाइन आई है जब देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीजे सूर्यकांत ने सीधा कह दिया कि दिस नीड्स अ डीपर प्रूफ एंड द कोर्ट इज नॉट अ फोरम फॉर दिस। अब सोचिए जरा, आधार, वोटर लिस्ट, रोहिंग्या एलिगेशन, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, ट्रस्ट डेफिसिट, आर्टिकल 142, ये सब एक ही कैनवस पर चल रहा है और बीच में खड़ी है जुडिशरी जो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर रही है और दूसरी तरफ इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल होने से बचाने की कोशिश भी कर रही है। अब रिसेंटली जब मैटर सुना जा रहा था रिगार्डिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ऑफ इलेक्टोरल रूल्स इन वेस्ट बंगाल, तब डिबेट सिर्फ टेक्निकल नहीं थी, ये आइडेंटिटी और सिटीजनशिप के बीच के फाइन लाइन पर चल रही थी। बेंच में थे CJ सूर्यकांत, जस्टिसेस जॉय माल्या बागची और विपिन M पंचोली। इशू तब गर्म हुआ जब एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी से भी एसोसिएटेड है ने एलिगेशन लगाया कि वेस्ट बंगाल में आधार कार्ड्स फ्रॉडुलेंटली इशू हो रहे हैं, पर्टिकुलरली रोहिंग्यास को। आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि आधार मास स्केल पर गलत तरीके से बन रहा है तो वोटर लिस्ट कंटामिनेट हो सकती है और अगर वोटर लिस्ट क्वेश्चनेबल हो गई तो इलेक्शंस की इंटीग्रिटी भी क्वेश्चन में आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्पॉन्स दिया वो इक्वली सिग्निफिकेंट था। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि इफ आधार इज फ्रॉडुलेंटली procured on industrial scale, it has to be statutorily regulated. Aadhaar was brought in as a document to act as an identity proof and we have to acknowledge that. There is no question of citizenship being canvassed on Aadhaar. अब ये स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है। आधार आइडेंटिटी प्रूफ है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं। कोर्ट ये कह रहा है कि आधार का मिसयूज अगर हो रहा है तो उसका सोल्यूशन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म में मिलेगा, जुडिशियल प्लेटफॉर्म पर नहीं। अब CJ सूर्यकांत ने फिर क्लैरिटी के साथ कहा भी कि दिस नीड्स अ डीपर प्रोब एंड द कोर्ट इज नॉट अ फोरम फॉर दिस। अब ये जुडिशियल रिस्ट्रेन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट हर एलिगेशन का इन्वेस्टिगेटिव बॉडी नहीं बन सकता। अगर सिस्टमिक फ्रॉड का क्लेम है तो यूनियन गवर्नमेंट को अप्रोच करो, लॉ अमेंड करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में चेंजेस लाने की बात करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करेगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी व्यूअर्स समझना जरूरी है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कंटेक्स्ट में डायरेक्शन दिया था कि आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है वोटर लिस्ट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का रेफरेंस दिया गया था। कोर्ट ने ऑर्डर में क्लियरली लिखा था कि आधार कार्ड फॉर दिस पर्पस शैल बी ट्रीटेड एज द 12th डॉक्यूमेंट बाय द अथॉरिटीज। इट इज हाउएवर मेड क्लियर दैट द अथॉरिटीज शैल बी इंटाइटल्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइनिटी ऑफ द आधार कार्ड। मतलब आधार एक्सेप्टेड है लेकिन ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं, वेरिफिकेशन अलाउड है, सेफगार्ड बिल्ट इन है। अब वेस्ट बंगाल में जो SIR चल रहा है उसका स्केल देखकर ही लोग शॉक हो गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 250 जुडिशियल ऑफिसर्स को लगभग 50 लाख केसेस डील करने हैं। ये केसेस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अनमैप्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। 50 लाख ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये पॉलिटिकल फिगर का बेस है। अगर हर जज रोज 250 केसेस भी डिस्पोज करे तब भी 80 डेज लगेंगे और इलेक्शंस इतने दूर नहीं है। अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच ट्रस्ट डेफिसिट मेंशन होता है तो समझ जाओ सिचुएशन सीरियस है। पहले डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस इंक्लूडिंग रिटायर्ड जजेस डिप्लॉय करने का डायरेक्शन दिया गया था, लेकिन जब वर्कलोड का इनॉर्मिटी सामने आया तो बेंच ने कहा कि टेकिंग नोट ऑफ दिस फैक्ट एंड द टाइम कंस्ट्रेंट्स वी आर ऑफ द व्यू दैट फर्दर क्लैरिफिकेशंस आर नीडेड टू इंक्रीज द कैचमेंट एरिया ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। इसके बाद सिविल जजेस विद एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस को भी डिप्लॉय करने की परमिशन दी गई। काम वॉर फुटिंग बेसिस पर होगा और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने अलाउ किया कि अगर मैन पावर और चाहिए हो तो कलकत्ता हाईकोर्ट नेबरिंग हाईकोर्ट से असिस्टेंस ले सकता है। स्पेसिफिकली ओडिशा हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट का नाम लिया गया। ऑर्डर में लिखा गया कि if the High Court Chief Justice feels that further human resource is needed, he may approach Chief Justices of neighboring states. Travel, boarding, lodging of such officers shall be borne by the Election Commission of India. अब ये डिटेल शो करती है कि कोर्ट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पर नहीं, ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रहा है। और फिर आता है आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। बेंच ने कहा कि we deem it appropriate to invoke our powers under Article 142 and declare that voters enlisted in such supplementary
supplementary list shall be deemed to be part of final list published on February 28, 2026. अब ये स्टेप लीगल एम्बिग्युइटी को एलिमिनेट करता है। फाइनल लिस्ट पब्लिश होगी 28 फरवरी को और जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऐड होंगे उन्हें भी फाइनल लिस्ट का पार्ट माना जाएगा। इससे फ्यूचर लिटिगेशन और कंफ्यूजन अवॉइड होगा। पॉलिटिकल एंगल भी इक्वली इंटेंस है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद कोर्ट में अपीयर हुई। उन्होंने कहा कि दे ओनली टारगेटेड बंगाल ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस। What was the hurry? What takes 2 years is being done in 3 months, even when festival harvesting season is there. अब ये स्टेटमेंट सिर्फ प्रोसीजरल कंसर्न नहीं थे, पॉलिटिकल एलिगेशंस भी थे। टाइमिंग पर क्वेश्चन रेज किया गया। वोटर डिसीजन स्पेशली लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में हो रहे हैं, इस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया गया। कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट की। एक तरफ ईसीआई को कॉशन दिया गया कि नोटिसेस भेजते वक्त केयरफुल रहे, नेम मिसमैच पर सेंसिटिविटी हो। दूसरी तरफ ये भी क्लियर कर दिया गया कि एसआईआर प्रोसेस में कोई इम्पेडिमेंट अलाउ नहीं होगा। लास्ट वीक कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स जो भी डायरेक्शंस पास करे वो डीम्ड डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। स्टेट अथॉरिटीज को इमीडिएटली कंप्लाई करना होगा। ये एक सुपरवाइजरी मैकेनिज्म क्रिएट करता है जिससे डिले और रेजिस्टेंस कम हो। अब पिछले साल बिहार में जब एसआईआर कंडक्ट हुआ था अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शंस, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन ने लीगैलिटी चैलेंज की थी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, ईसीआई ने प्रोसेस कंटिन्यू किया। बाद में ये एक्सरसाइज केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंड हुआ। मल्टीपल पिटिशंस फाइल हुई है, कोर्ट ने डिसीजन रिजर्व कर लिया है। तो बिगर पिक्चर क्या है? एक तरफ एलिगेशन है कि आधार मिसयूज हो रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट कह रहा है कि आधार आइडेंटिटी प्रूफ है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट इलेक्शन प्रोसेस को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना चाह रहा है। इस पूरे एपिसोड में एक चीज क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट अपनी इंस्टीट्यूशनल बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्रॉड एलिगेशंस को एग्जीक्यूटिव डोमेन में पुश कर रहा है, लेकिन इलेक्शन मशीनरी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए एक्टिव सुपरविजन भी कर रहा है। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन वोटर लिस्ट होती है। अगर वोटर लिस्ट पर डाउट हो तो इलेक्शन लेजिटिमेसी पर शैडो पड़ सकता है। इसलिए इमोशंस हाई है, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है और लीगल स्ट्रेटेजी इक्वली शार्प है। और साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 इन्वोक करता है, जुडिशियल ऑफिसर्स डिप्लॉय करता है, नेबरिंग हाई कोर्ट से मैन पावर अलाउ करता है, तब वो ये भी सिग्नल देता है कि इलेक्शन प्रोसेस रुकेगा नहीं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.